Okay, my dear student. So today's beginning, a thought of a scholar. I hope that you are able to hear me. But doesn't matter. This is the network issue. Sir, voice is not clear. Okay. It could be because of the network issue. Today network is not good. ये आज ऐसा हो रहा है बेटा. So no need to be panic. आज ऐसा हो रहा है कि नेटवर्क सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, स्पीड नहीं आ रही है. दैट इज द फ्लैक्चुएशन. स्पीड में हम फ्लैक्चुएशन देख रहे हैं कि नेटवर्क आ रहे हैं जा रहे हैं, बट कोई बात नहीं. सो टुडे इज बिगनिंग फ्रॉम अ थॉट ऑफ ए स्कॉलर. हु इज द स्कॉलर? जॉन मैक्सवेल. सो थॉट इज successful and unsuccessful. Get it? Successful and unsuccessful people do not vary greatly. Successful people and unsuccessful people do not vary greatly in their abilities. It means जो लोग सक्सेस होते हैं, जो सक्सेस नहीं होते हैं, उनकी एबिलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है. आप सोच रहे हो कि जो सक्सेस हो जाते हैं वो बहुत एबल होते हैं. टाटा, बिरला, अंबानी ये सक्सेस हो गए हैं तो बहुत ज्यादा एबल है, और आप सक्सेस नहीं है, हम सक्सेस नहीं है, तो क्या हम एबल नहीं है? नहीं, हम लोग भी एबल हैं. So that is the little difference between two person, one who is successful and second one who is not successful. इन दोनों के बीच में बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है एबिलिटी का, बट मेन थिंग इज दैट इज दे वेरी इन देयर डिजायर्स. इच्छा शक्ति में अंतर होता है, डिजायर में डिफरेंस होता है. Your desire is different, my desire is different, another one is different, having a different desires. लोगों की अपनी इच्छा शक्ति अलग अलग होती है, सोचने की क्षमता अलग होती है, वर्किंग एफिशिएंसी अलग होती है, वर्किंग एबिलिटी अलग होती है, थिंकिंग पावर डिफरेंस होता है. एंड टू रीच देयर पोटेंशियल, it means once again I want to repeat this thought: successful people and unsuccessful do not vary greatly in their abilities, but they vary in their desires to reach potential. उस पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते हैं. दैट पोटेंशियल, एवरीवन हैज पोटेंशियल, either you and me and a lot of people of society. सबके पास पोटेंशियल होता है. हमारे अपने स्टूडेंट जो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे मार्क नहीं ला पाए, दे थिंक वी आर नॉट एबल टू गेट गुड मार्क. पोटेंशियल की कमी उनमें भी नहीं है. आई मीन टू टेल यू, पोटेंशियल आप में भी कम नहीं है. वेरिएशन दिखते हैं, वेरिएशन बहुत दिखते हैं अर्थ सेक्शन के स्टूडेंट के बीच में, एयर एंड वाटर. बट हम ये कहें कि एयर वाटर में पोटेंशियल कम है? नहीं, पोटेंशियल तक हम पहुंच नहीं पाते हैं. और पोटेंशियल तक पहुंच क्यों नहीं पाते हैं? रीजन फॉर दैट, लैक ऑफ डिजायर. इच्छा शक्ति की कमी होती है. सो माय डियर स्टूडेंट, टुडे एंड व्हाट्स यू हैव टू डेवलप योर डिजायर. अपनी इच्छा शक्ति को डेवलप करें. ओके स्टूडेंट, yesterday we were studying the classification of industries. We will continue today rest of the part of the classification of industries that we study today. First, on the basis of ownership. Classification on the basis of ownership. It is basis of ownership. You know, who is the owner of that industry or enterprise? उस बिजनेस का, उस इंडस्ट्री का ऑनर कौन है, मालिक कौन है? So that is first, public sector. I told already, public sector. It means it is controlled by government. Public sector industry. Public sector industry is owned and controlled by government. For example, well and safe.
So well, BNEL and SAIL. Well, Bharat Heavy Electricals Limited. Cell, Steel Authority of India Limited. Okay, so these are the industry controlled and governed by government, that is the public sector. Okay, next one, private. B, private sector. It is owned by individual, a single owner, a single person or group of individuals. इंडिविजुअल्स का ग्रुप भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, साझेदारी कर लेते हैं, 50% का शेयर कर लेते हैं। मोर देन 2 इंडिविजुअल पर्संस कैन स्टार्ट बिजनेस। कहते हैं कि हम अकेले नहीं कर पाएंगे सर, आप मेरा साथ देंगे, हमारी 50% का शेयर रहेगा, आइदर द कॉस्ट एंड प्रॉफिट। लागत लगाएंगे वो आधी आधी होगी, प्रॉफिट मिलेगा वो भी हमारा 50% होगा। दैट इज नॉन इंडिविजुअल, दैट इज नॉन प्राइवेट सेक्टर। एग्जाम्पल, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। One more example, Bajaj Auto Limited. All the vehicles, either the two-wheeler, four-wheeler vehicles are manufactured by individual company owner Bajaj Auto Limited. Bajaj company की आपने बाइक देखी होगी। तो बजाज, व्हाट एवर द प्रोडक्ट ऑफ बजाज, इंडिविजुअल। डाबर इंडस्ट्रीज अपने आप में इंडिविजुअल ओनर। ऐसे ही मैंने एग्जांपल लिया था रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडिविजुअल है। नेक्स्ट, ज्वाइंट सेक्टर। सो व्हाट इज ज्वाइंट सेक्टर? ये ज्वाइंट सेक्टर क्या है? ज्वाइन, सेक हैंड, जब लोग ज्वाइन कर लेते हैं, सेक हैंड कर लेते हैं, एंड ज्वाइंट रन बाय स्टेट्स और इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इस चीज को हम जब इंडस्ट्री को स्टार्ट करते हैं तो इसमें ज्वाइंटली बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। कई लोग जब ज्वाइन हो जाते हैं, उनका शेयर हो जाता है। एग्जांपल, ऑयल इंडिया लिमिटेड इज जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट। स्टेट मींस गवर्नमेंट, आइदर द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ज्वाइंट बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल ओनर। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर मुकेश अंबानी, just they can participate joint industry from public sector, sorry, with public sector that is owned by government. गवर्नमेंट कहती है मुकेश अंबानी से कि दैट इज द प्रोजेक्ट वी वांट टू इंस्टॉल फॉर इंटरेस्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारत के लिए ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी और इसको हम ज्वाइंटली इंस्टॉल करते हैं। और इंडस्ट्रिस्ट मुकेश अंबानी एग्री हो जाता है गवर्नमेंट के साथ उस बिजनेस को करने के लिए, दैट इज द ज्वाइंट। नेक्स्ट वन, कोऑपरेटिव सेक्टर। डी, कोऑपरेटिव। यू नो कोऑपरेटिव क्या होती है? कोऑपरेशन करना। और वो कोऑपरेशन कैसे होता है? इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड कोऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर और सप्लायर। यू नो ऑलरेडी टोल्ड अबाउट एग्लोमरेशन। हमने इंडस्ट्री में एग्लोमरेशन बताया है आपको। ये एग्लोमरेशन क्या होता है? When some of the small scale industries supply the raw materials to the large scale industry for assembly, that is the agglomeration. Likewise, cooperation, most of the supplier industries honor, most of the owner of small scale industries, they supply the raw material to main industries which assemble the parts for manufacturing car and other vehicles, other item. So that is the cooperative. Okay, तो ये cooperation होता है small scale industries and large scale industries. So but whatever the profit they can share after selling, बेचने के बाद उसका जो प्रॉफिट है वो शेयर कर लेते हैं, बांट लेते हैं, दैट इज द कोऑपरेटिव। नेक्स्ट वी विल स्टडी बेस्ड ऑन द वर्क एंड वेट। इट मींस how much weight of the product, how much weight of the raw material. If the raw materials is bulky and after production or manufacturing the product is very bulky or heavier, उसका वजन ज्यादा होता है, bulky होता है, in this situation we can classify into first heavy industries. Heavy industries also it's known large scale industries. So what is the heavy industries?
For example, iron and steel. Whatever the raw materials we use to make steel, that is very bulky or heavy, जो बहुत ही heavy होता है. And another such example, other metal works like automobile industry. जब हम कारें बनाते हैं, स्टील यूज करते हैं, ट्रक बनाते हैं, बस बनाते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज होता है, वेट होता है, दैट इज हैवी इंडस्ट्रीज. सीमेंट का काम होता है, बल्की मटेरियल होता है, भारी होता है, हैवी इंडस्ट्रीज. एंड अनदर वन, लाइट इंडस्ट्रीज. सो सेकेंड इज लाइट, इट मीन्स लाइट वेट. लाइट इंडस्ट्रीज जिसका वजन कम होता है, इट मीन्स सम ऑफ द पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉर एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइटम द वेट इज वेरी लाइट. जिसका वजन बहुत हल्का होता है, सच गुड्स लाइक इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. छोटे छोटे स्पेयर पार्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, everyone has a smartphone. सबके पास स्मार्टफोन है. If we open a smartphone, we will get so many lightweight parts which are assembled. Thereafter, it makes a mobile. आप मोबाइल को खोलेंगे तो कितने छोटे छोटे पार्ट मिलेंगे. टेलीविजन को खोलिए तो कितने छोटे छोटे स्पेयर पार्ट मिलेंगे. So such like industries are non light industries जिनका वजन कम होता है, that is non lightweight. Okay, move further. Now we will study agro-based industries in detail. So students, just we are going to start these classification of industries in detail. ये हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. Before it, let's see how many participants till now. So okay, 48 participants till now. Okay, Wajia Tahir, are you hearing me? Wajia Tahir. So tell me, I am asking a question. What do you know about private sector industries? Private sector की industries क्या होती है? Do you know? If you know, reply immediately. Okay, I am asking to another student, Vedant Verma. वेदांत वर्मा, रोहन, बजिया ताहिर, यश गुप्ता, जमजम अंसारी, एनीवन कैन रिप्लाई. जिसका मैंने नाम लिया उनमें से कोई भी रिप्लाई दे सकता है. व्हाट यू नो अंडरस्टैंड अबाउट प्राइवेट इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज? जस्ट आई एक्सप्लेन. जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए. So what is the characteristic feature? Just you are telling an example. Before it you reply, what is the feature, what is the characteristic feature of private industries? Okay, very good. This is the answer, correct answer. It means if industry is owned by individual or group of individuals, किसी एक व्यक्ति का, it means the owner is an individual person. जिसका मालिक एक होता है and more than one individual, they can join hand, they can joint industry. Also it's not private industry. Move further, we will study agro-based industries. Already I briefed you what is the agro-based industries. Whatever the raw materials is coming from agricultural field, and thereafter we are able to manufacture the items like sugar. If we talk about the sugar, हम चीनी बनाते हैं. चीनी का रॉ मटेरियल क्या है? शुगर केन. शुगर केन इज कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल एरिया. कहाँ से आता है? एग्रीकल्चरल एरिया से आता है. सो दैट इज द agro-based industries. Second example, just we are wearing cloths, cotton cloths. Cotton is coming from in the form of raw material from agricultural field. Cotton कहाँ से आता है? Agricultural field से आता है. So whatever the product we are wearing as a cloth or garment, the product manufactured from the cotton and that is coming from agricultural area.
These industries are known agro-based industries. इनको क्या कहते हैं? Agro-based industries कहते हैं. For example, cotton, jute, silk, woolen, textile, sugar, edible oil. All these things are produced from and coming from primarily agricultural sector, agricultural area, right? Next we will study especially textile industries. You know what is the meaning of textile? I hope that already you studied in 8th standard textile industry. Textile is सूती वस्त्र उद्योग. Okay, all human in our country India, we are using and we are wearing cotton cloth, especially in the month of summer. Nowadays, this is the season of summer and everyone is wearing cotton cloths. आजकल हम सब लोग कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं. So how much it is important? So raw materials is coming from the agricultural area and each and every steps I told already. What are the steps wherever we get raw materials and so many steps after the ending in the form of garment. कितने स्टेप मैंने आपको बताए थे? Until the production final goods, that is the garment. जब तक गारमेंट नहीं बन जाता है उसके पहले कितने स्टेप्स वी हैव टू कंप्लीट टू एंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. इट मींस द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्युपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी. Not only these days, if we talk about since ancient time, India was the leading producer of textile production and we were selling in world market the goods or the final goods of made by textile. But because it contributes significantly employment generation, it contributes significantly employment generation 35 million persons. It means 35 millions, 3.5, 3.5 करोड़. It gives us a lot of opportunity for employment. Employment हमें बहुत ज़्यादा मिलता है. A very large sector, very much potential to generate employment. Employment बहुत ज़्यादा generate होता है. It is 14%. Directly the second largest after agricultural area. And how many people they are engaged in the agricultural area, directly or indirectly? That is the first large employment sector. But after agricultural employment, second largest sector for employment, that is the textile industry, cotton textile. Okay, and foreign exchange earning about 24.6%. Whatever the cloth we are making, we are selling the product to foreign countries, just we are earning 24.6%. 24.6% foreign earning. Okay, फोन वाले बहुत परेशान कर रहे हैं. इतनी बार मैंने डिस्कनेक्ट किया है, ये भी नहीं सोचते जब डिस्कनेक्ट किया जा रहा है तो ना करें. है, एक कॉमन सेंस होता है कि जो डिस्कनेक्ट तुरंत कर रहा है इसका मतलब. ओके, लेट्स कंटिन्यू. सो the GDP part is coming from textile industry, that is 24.6% exchange, that is non-foreign exchange, foreign currency exchange. It contributes 4% towards GDP. If we talk about the GDP is coming from only textile industry, केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हमारी कंट्री की इकोनॉमी का GDP is coming from textile industry, that is 4%. 4% GDP is coming from textile industry in Indian economy. हमारी देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का. It is the only industry in the country which is itself aligned and complete in the value chain from raw material to the highest value added product, and that is already I told you. Once again I want to tell you the steps from beginning the cotton and just be ending the final step, that is non-garment. Once again I want to tell you starting from fiber production.
fiber, that is the fiber. Okay. Next step, that is the spinning. Fiber in the form of cotton, raw cotton, and thereafter spinning. Okay, and thereafter next step, weaving or knitting. Also, it's known weaving and knitting. It means बुनाई करते हैं और बुनाई करने के बाद क्या बन जाता है, फैब्रिक बन जाता है. देयर आफ्टर फर्दर स्टेप वी टेक डाइंग वर्क. इट मींस डाइंग इज कलर करते हैं. यू नो वी आर वेयरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स क्लॉथ गारमेंट, है ना, कलरफुल क्लॉथ्स, एंड एटलीस्ट जस्ट बी स्टिच. और इसके बाद में जब हम स्टिच करते हैं, सिलाई करते हैं, तो बनकर के तैयार होता है गारमेंट. क्या बन जाता है, गारमेंट बन जाता है. वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी. फ्रॉम बिगनिंग रॉ कॉटन, दैट इज द रॉ कॉटन. रॉ कॉटन से बिगनिंग होती है. 1 2 3 4 5 steps. After completion of 5 steps, we are able to complete garment. Thereafter we can wear it. उसके बाद हम पहन सकते हैं. Okay. Now we will study cotton textile. So cotton textile industry. Also it is close interrelated to textile industry. Okay. So cotton textile industry in ancient India, cotton, you know, if we talk about in ancient India, cotton textile were produced with hand spinning and handloom weaving, whichever the production in our country since ancient time up to 19th century, 19वीं शताब्दी तक की अगर हम बात करें, all the production was done regarding the cotton textile. Only the handlooms, cottage industries, that was spun through handloom work. आपने देखा होगा so many times गांधी जी का चरखा, that was used for spinning of cotton. कॉटन को स्पिन करने के लिए यूज किया जाता था. Such type of activity is known handloom. ऐसी ही एक्टिविटी को हैंडलूम करते हैं. एंड thereafter in 19th century and 20th century we started to use technology or the machines, a little device. So after the 18th century power looms came into use. Traditional industries suffered a setback during the colonial period because they could not compete with mill made cloths that from England, right? It was the difference during the 17th and 18th century and 19th century when we started a little device of the technology to make manufacturing of garments and cloths of the cotton cloths, but we were not able to compete with the England made goods, England made garments, because England produced a garment with higher technology and equipped on machines. इंग्लैंड मशीनों के साथ बना रहा था. इंडिया वाज नॉट एबल टू यूज टेक्नोलॉजी, नॉट एबल टू यूज मशीन्स. सो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी we were not able to compete with England made goods. Okay. Also you studied this phenomenon, this context in history already. So the first successful textile mill was established in Mumbai 1854. 1854, that was the first mill in Mumbai. Okay. मुंबई में सबसे पहले कॉटन मिल लगाया गया था 1854 में. सेकेंड फैक्ट, द टू वर्ल्ड वॉर्स वर फॉट इन यूरोप. इंडिया वाज द ब्रिटिश कॉलोनी. ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वाज ए डिमांड फॉर क्लॉथ इन यूके, हेंस दे गेव ए बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इंटरेस्टिंग फैक्ट, that is the interesting fact, at the time of First World War and Second World War and between two World War, दोनों वर्ल्ड वार के बीच का समय, इंडिया boosted up
cotton textile industry because India was a good and highest supplier of cotton materials and cotton goods to European countries. Because of all the European countries, either German, France, Britain, and other countries, supporter countries, they were busy to fight World War. वो सारे के सारे वर्ल्ड वार में भी जीते एंड इंडिया गॉट अपॉर्चुनिटी एंड सोल्ड a product that was made in our country in local and so many peoples that were weavers, knitters and small industries of the cottage industry that run handloom industries. They got huge profit. सबको प्रॉफिट मिला था. Okay, move further. As on 30 November 2011, that is a fact. There were 1946 cotton and human-made fiber textile mills in the country. If we talk about up to the data of 2011, अगर हम 2011 तक की बात करते हैं, how many mills, how many handlooms were in functioning? जो functioning में थे, जिसमें मिल की संख्या है 1946 cotton and human-made fiber textile mill in the country. So number is 1946. Fiber textile mills. About 80% of there are in the private sector. Out of 1946, there are 80% proportion of mills connecting to the private owner, private industries. It means spinning mill की जो संख्या थी उसमें 80% शेयर प्राइवेट ओनर का था and rest of 20% public sector, cooperative sector. So apart from these, there are several thousand small factories with 4 to 10 looms. बहुत छोटी छोटी सी cottage, small scale industry also was established. Only they were functioning, they were running 6 to 8 looms. Loom that is moving, rotating, move करता है, rotate करता है. Thereafter it is spinning. और वो स्पिनिंग करता है. तो जितने लूम लगे होते हैं, स्पिंडल लगे होते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन प्रोड्यूस थ्रेड, वी कैन प्रोड्यूस फाइबर. ओके, मूव फर्दर. In the early years, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra, Gujarat, availability of raw cotton, market, transport, including accessible port facilities, labor, moist climate, and contributed towards its localization. This industry has close link with agriculture and provided living of farmers, cotton ball pluckers, and workers engaged in grinding, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring, and sewing. A lot of workers are required to manufacture the spinning work, weaving work, knitting work, dyeing work, packaging work, tailoring work, sewing work. A lot of steps are there to complete garment. That's why this sector, cotton textile sector, require a huge employment, a huge laborers, right? And the area of cotton belt, Gujarat, Malwa Plateau of Madhya Pradesh, and Maharashtra. This is the part of India most fertile for cotton belt or the cotton production. That's why most of the cotton mill was established in that region. It means Surat, Ahmedabad, Mumbai, and some of the other centers. So such as the chemicals and dyeing work, इसमें chemical dyeing work होता है, that is known dyeing और color. मिल स्टोर्स होते हैं, पैकेजिंग वर्क होता है मटेरियल्स का, एंड इंजीनियरिंग वर्क ऑल्सो सपोर्टिव फैक्टर फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ओके, आई होप दैट इज क्लियर. मूव फर्दर. While spinning continue to be centralized in Maharashtra, if we talk about only the step spinning, अगर हम केवल स्पिनिंग की बात करते हैं जिससे धागा बनता है, थ्रेड बनता है, it is centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu. Weaving is highly centralized to provide scope for incorporating traditional skills and design for weaving in cotton, silk, zari, embroidery, etc. After making thread, weaving work or knitting work is done in the different regions, including the South India, and some of the designing work
बेसिस ऑन ट्रेडिशनल स्किल। तो ट्रेडिशनल स्किल होती है बिकॉज ऑफ नो आवर कंट्री इंडिया वाज नोन फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। इंडिया वाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ नॉट ओनली द कॉटन बट आल्सो द फैब्रिक। हम फैब्रिक भी बना रहे थे, हम कॉटन भी प्रोडक्ट कर रहे थे। सो लेट्स सी, जस्ट यू कैन वेट फॉर 20 सेकेंड। ओके, कंटिन्यू। So these are the steps India has world-class production in spinning. Since ancient time, India was a single country in world in field of cotton production. We became fine cotton producer. Before World War, before independence, we were selling the product in the form of fabric and cotton or thread. So at weaving supplies low quality of fabric as it cannot use much of the high quality yarn produced in the country. And weaving is done by hand loom, power loom, and in mills. So if we talk about the weaving work, it was low quality in our country. That's why we were using the loom work, power loom, and hand loom rather than the machine work that was done in England. तो इंग्लैंड की हम तुलना क्यों नहीं कर पाए? देयर वर टू सेंटर, मैनचेस्टर ऑफ इंग्लैंड, सेकेंड वन लंदन ऑफ इंग्लैंड। देयर वर मैकेनाइज्ड सेंटर, इंडस्ट्रियलाइज्ड सेंटर, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फाइन क्लॉथ्स and fine fabric because of they were using high advanced technology. They were equipped in the field of cotton textile. Move further. This is the table. Sector, mill sector, power loom, hand loom, others. Data is given 9 to 10 and 10 to 11. We can classify it. Mill sector, the share of uh, power loom, it means provisionally, the data is provisionally from mill sector 3.3%, power loom in hosiery 84.1%, hand loom 11. So we can see power loom work. It was the leading. Power loom work सबसे ज़्यादा हो रहा था at the time of 2009 to 10 and 10 to 11. तो we can say this is a decade. एक दशक की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वर्क हो रहा था इन द फील्ड ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, आइदर मेकिंग द फैब्रिक। फैब्रिक नो, फैब्रिक किसको कहते हैं? जो हम कपड़ा बना लेते हैं, देयर आफ्टर वी आर एबल टू स्टिच, उसके बाद हम उसकी सिलाई करते हैं। द फैब्रिक इज नॉन क्लॉथ। मीटिंग इज एंडेड, टाइम इज ओवर।